ब्लैक पैंथर्स कहते थे उनको। जी हां, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में एक कलीदी किरदार अदा किया। यह कहानी है एक स्पोर्ट्स क्लब की। कहा जाता है कि हिंदुस्तान की मुसलमानों ने आज़ादी सियासी मैदान में लड़ी। जी नहीं, यह खाली आज़ादी की जंग सियासी मैदान में नहीं देखी गई, यह खेल के मैदान में भी देखी गई। और खेल के मैदान के असर ने ही इस आज़ादी की जंग को जन्म दिया। यह कहानी है एक मुसलमान फुटबॉल क्लब की, जिसका नाम था मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब। ये फुटबॉल है जिसने पाकिस्तान बनाया, और कैसे बनाया, ये एक सच्ची दास्तान है एक सदी पर मुहित। 1854 में हिंदुस्तान के कैपिटल या 1854 जिसको कहते हैं, वहां पर दो क्लब्स ने एक मैच खेला, कलकत्ता सिविलियंस और बरकपोल क्लब। ये गोरों के क्लब थे। हिंदुस्तान में ये खेल ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंट्रोड्यूस कराया था, और कलकत्ता जो कि उनका कैपिटल था, वहां पर ये खेल खेले जाते थे लेजर टाइम में, शाम के टाइम भी। और वहां पे लेडीज और जेंटलमैन उन क्लब्स में आते थे। लेकिन हिंदुस्तान के किसी आदमी को ये खेल खेलने की इजाजत नहीं थी। अगर थी भी तो किसी क्लब में या कहीं पे वो खेल नहीं सकते थे। जंग आज़ादी हुई 1857, और ये वो साल है जब मुसलमानों से हिंदुस्तान की हुकूमत छिन गई। अंग्रेज आ गया। एक कॉलोनियलिज्म के दौर का इफ्तिताह होता है। सर सैयद अहमद खान इसमें मुसलमानों को जगाने की कोशिश करते हैं। ये जुमला कहा जाता है, मुस्लिम्स आर संकन इन द लोएस्ट डेप्थ ऑफ द ब्रोकन प्राइड। उनका फखर टूट गया, हर चीज छिन गई। लेकिन एक अजीबोगरीब चीज तारीख सिखाती है, जिसको नेल्सन मंडेला ने भी कहा, कि स्पोर्ट्स वो चीज है जो कौमों को फखर देती है। यूथ को स्पोर्ट्स की लैंग्वेज सबसे अच्छी समझ आती है, और यही सर सैयद अहमद खान ने देखा। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनता है, मगर वहां पर क्रिकेट और हॉकी जैसे खेल खेले जाते हैं। फुटबॉल किस तरह उठा और इसकी क्या दास्तान है। हिंदुस्तान के अंदर एक तहरीक चली कलकत्ते में कि हम भी ये खेल खेलें, और इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए फिर छोटे छोटे कुछ क्लब सालों में इमर्ज किए, जिसमें चांदनगर, एरियन क्लब, विक्टोरिया क्लब, हिंदुओं का बहुत बड़ा क्लब हिंदुस्तान का मोहन बगान, और ये अगला क्लब था मोहम्मडन स्पोर्टिंग। और दास्तान है अब मोहम्मडन स्पोर्टिंग की। ये क्लब अपने खेलों में चलते रहे, और हिंदुस्तान के अंदर इसी दौर के अंदर 1888 में मॉर्टिमर ड्यूरेंट, जिसके नाम पे ड्यूरेंट लाइन है, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने बुनियाद रखी एक फुटबॉल टूर्नामेंट की, जिसका नाम था ड्यूरेंट कप, जो कि ब्रिटेन या इंग्लिस्तान और उनकी आर्मी और सिविलियन क्लब्स के दरमियान ये खेला जाता था, और इसमें फिर भी किसी को खेलने की इजाजत नहीं थी। इस दौरान 1893 में इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन बनती है, जो कि हिंदुस्तान में आर्मी के क्लब्स ब्रिटेन के और जो लोकल क्लब्स हैं सिविलियन, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब ये चीज देखने में आई तो हिंदुस्तान के एक महाराजा कूच बिहार ने एक ट्रॉफी शुरू की, जो एशिया की सबसे पुरानी ट्रॉफी है फुटबॉल की। इसको बोलते हैं कूच बिहार क्लब। इसके अगेंस्ट या इसके खिलाफ जो ट्रेड्स कप था वो स्टार्ट हो गया, वो भी 1890s की दिहाई में। मगर जिस लीग की बुनियाद रखी गई, हिंदुस्तान की पहली लीग जिसने ये फुटबॉल का खेल को इंट्रोड्यूस किया और हिंदुस्तान में फैलाया, उसका नाम था कलकत्ता फुटबॉल लीग, जो 1898 में हुई। इसमें सिर्फ शोफ बाजार क्लब हिंदुस्तान का था जो पार्टिसिपेट कर सका, और उसने पहली दफा इंग्लिस्तान के लोगों को हरा दिया। कलकत्ता की गलियों में मुसलमान बच्चे मॉनसून के सीजन में इकट्ठे हुए, और वहां पर छोटे बच्चे शदीद बारिश के अंदर कीचड़ में फुटबॉल खेल रहे थे। बंगाल के एक नवाब खान बहादुर अमीनुल इस्लाम का वहां से गुजर होता है, और वो उन बच्चे को कीचड़ में खेलते देखते हैं, और उनसे पूछते हैं कि क्या ये खेल आप खेलोगे।
वो बच्चे छोटे हैं, अपने माँ बाप के पास जाते हैं, बताते हैं कि आज एक नवाब साहब आए थे जिन्होंने कहा कि आप तुम ये खेल खेलोगे अगर मैं तुम्हें इसके ऊपर सपोर्ट करूं। वो माँ बाप से नवाब अमीनुल इस्लाम मिलते हैं और वहां पर 1887 के है ये साल जो किताबों में लिखा हुआ है, एक क्लब की बुनियाद रखते हैं जिसका नाम है क्रिसेंट क्लब। क्रिसेंट, हिलाल। ये वो क्लब, हिलाल, इस्लाम से मंसूब। और ये छोटा सा क्लब अपने आप को एक रास्ते पे गामजन करता है, लोग इसमें आके खेलते हैं। इसके मुकाबले में भपेंद्रनाथ बासु 2 साल बाद अक्रॉस इंडिया, वो कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान का क्लब बनाऊंगा। उस क्लब का नाम था मोहन बगान। ये क्लब बनते हैं, नवाब अमीनुल इस्लाम इस क्लब को वसाइल देते हैं। ये क्रिसेंट क्लब है और इसका बाद में नाम, कुछ कहते हैं बाद, कुछ कहते हैं पहले, इसका नाम हमीदा क्लब भी रखा गया। मगर ये क्लब अपनी मूवमेंट में या अपने फ्लो के अंदर उस तरह ऑर्गेनाइज नहीं था जिस तरह मोहन बगान था। बंगाल के नवाब अमीनुल इस्लाम उस दौर में एक्टिव पार्टिसिपेंट थे। एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी एक बहुत अजीम आदमी ने, जो क्वीन की प्रीवी काउंसिल में शामिल थे और बंगाल के कोर्ट के जज भी थे, जिनकी एक बहुत मशहूर किताब भी है स्पिरिट इस्लाम। जी हाँ, जस्टिस अमीर अली। जस्टिस अमीर अली के घर जाके मुलाकात करते हैं और अपना मुद्दा बयान करते हैं कि अगर मुसलमानों ने, उनके ख्याल में यूथ जो है हमारी, अगर इसको ऑर्गेनाइज करना है, हमारी खस्ता हालत है, कम से कम हम मोहन बगान और बाकी क्लब्स के मुकाबले में अपना कोई क्लब भी बना सकें। ये गपशप शुरू हो गई। फॉर्मल इसकी मीटिंग, जो फॉर्मल इसकी बुनियाद है, वो 22 फरवरी 1891, फरवरी 22, 1891 को ये क्लब मार्ज़े वजूद में आता है। 2-3 साल तक इस क्लब के ऊपर काफ़ी लेदे होती है, बहस होती है, लोग नहीं मिलते क्योंकि क्रिकेट और दूसरे खेलों के अंदर मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इसमें है और मुसलमानों के मसाइल हैं अक्रॉस इंडिया। और आखिरकार इसकी एक पहली फॉर्मल मीटिंग जनवरी 12, कुछ किताबों में है, कुछ में जनवरी 9 है, बल जनवरी 1895 को जस्टिस अमीर अली के घर में ये पहली मीटिंग होती है, जिसमें नवाब सलीमुल्लाह खान, जिन्होंने मुस्लिम लीग की बाद में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, सर सैयद अहमद खान, अमीर अली और खान बहादुर अमीनुल इस्लाम, मौलवी अब्दुल गनी, इन सब ने मुसलमानों में स्पोर्ट्स और फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। और इस मीटिंग में कुछ किताबों में लिखा है कि मुसलमानों का एक शानदार क्रिकेट का खिलाड़ी भी था जिसका नाम था मौलाना शौकत अली जौहर, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलते थे। ये बात गलत नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि पाकिस्तान की तहरीक में 3 चीज़ों का बहुत गहरा हाथ है: मुस्लिम लीग, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब। अब हम चलते हैं क्लब की कुछ कामयाबियों की तरफ और जहां से ये इस पाकिस्तान की तहरीक का हिस्सा बनना शुरू होता है। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब अगली सदी यानी 20वीं सदी में दाखिल हो जाता है। ये वो सदी है जिसके अंदर अलीगढ़ मूवमेंट के असरात आना शुरू होते हैं और मुसलमानों में तजस्सुस जागता है कि हमारी भी कोई सेपरेट आइडेंटिटी है। कूच बिहार क्लब, जो एशिया का पहला कप था, उस कप के अंदर मोहन बगान और दूसरे क्लब्स वो टूर्नामेंट जीतते हैं और हैरानकुन तरीके से अमीनुल इस्लाम की मेहनत रंग लाती है। और वो मेहनत क्या है कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब एशिया का सबसे बड़ा कप 1902 में जीत लेता है, कूच बिहार के नाम से। यहां तक नहीं, जब यह क्लब बनता है तो मोहन बगान
का बहुत बड़ा रोल है स्वदेशी मूवमेंट में, जो 1905 में ग्लैडस्टोन कप जीत के उन्होंने लाई और हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा उसको फरोग दिया। तो ये क्लब के अंदर और बंगाल के लोग शामिल होते हैं और इसको फाइनेंस करते हैं। और 1906 जिस साल मुस्लिम लीग बनती है, उसी साल यह क्लब एक दफा फिर कूच बिहार कप जीत जाता है। सर आदम जी, जिनका बहुत बड़ा रोल रहा मुस्लिम लीग बनाने में, वो इसकी क्लब की फाइनेंसर थे। और मुस्लिम लीग का जो लीगल एडवाइजर उस जमाने में जो इस क्लब से इंस्पायर भी हुआ, उसका नाम है मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना। स्वदेशी मूवमेंट जोर पकड़ती है, बंगाल तकसीम होता है, यह क्लब एक दफा फिर कूच बिहार 1909 में जीत जाता है। तीसरा कप, एक धाक बैठती है मुसलमानों में अवेयरनेस की, अपनी आइडेंटिटी की, स्ट्रीट्स के अंदर, क्योंकि फुटबॉल खेल सस्ता है, मुसलमान जीते हुए और कलकत्ता के अंदर, मगर इसकी मूवमेंट बंगाल तक रहती है, अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं। यह क्लब 1909 के बाद इसका एक जवाल भी शुरू होता है। उसकी वजह एक तो मुसलमानों की डिसऑर्गेनाइजेशन है, फिर जो आपने तारीख में पढ़ा होगा जंग अजीम आ जाती है। उसके अलावा कोई ऐसा फॉर्मल यूनिट नहीं है जो मुसलमानों को यूनाइट कर सके। अगर मुस्लिम लीग भी है तो वो एक अपर क्लास के अंदर है और कोई डीप रूटेड नहीं है। उसके अलावा हिंदुस्तान में नेशनलिज्म की मूवमेंट्स भी हैं। 1920, 21, 22 ये पूरा 20s का जो डिकेड है, इस क्लब की परफॉर्मेंस कोई खास नहीं। एक डिवीजन है क्लब में, बंगाल के अंदर डिवीजन है, मुसलमानों में डिवीजन है, आपने तारीख के अंदर देख लें 20s के अंदर। हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ तबकात हैं, कांग्रेस के अंदर डिवीजन है, और उस डिवाइड एंड रूल के तहत स्वाय ब्रिटेन के किसी से कोई कप नहीं जीता जा रहा। इसमें सिर्फ एक क्लब है जिसने IFA इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड 1911 में जीती थी, वो था मोहन बगान। और उस क्लब में भी मुसलमान खिलाड़ी भी शामिल थे और उसी में मुसलमान पार्टिसिपेट करते थे और हिंदू भी थे, लेकिन सिर्फ एक शील्ड 1911 और कुछ नहीं। अब हम उस दौर में दाखिल होते हैं कि जहां से इस क्लब का दोबारा से आगाज होता है। मगर याद रखें, ये वो आगाज है जिसने ना कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के खेल की तारीख, बल्कि फुटबॉल की अंदर बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया, जो एशिया में आज तक कायम है। 1930 में इलाहाबाद एड्रेस या इलामा इकबाल का एक जलसा है, और जो लोग वहां मौजूद थे वो बाद में इस क्लब का हिस्सा भी बने। दोबारा इसकी मीटिंग AK फजलुल हक और उसके अलावा ख्वाजा नाज़मुद्दीन के घर होती है, और एक बंदा इस क्लब का कोच बनता है, और ये आदमी जो है, इसने इस क्लब को जो उठाया उसके ऊपर हिंदुस्तान क्या कि ब्रिटिशर्स भी हैरान है। उस आदमी का नाम था C.A. अजीज, बहुत बड़ा नाम है। C.A. अजीज ने जब इस क्लब को उस्तवार करना शुरू किया तो इसके ज़हन में एक आइडिया आया कि क्यों ना इस क्लब के अंदर खिलाड़ी कलकत्ता के अलावा पूरे हिंदुस्तान से उठाए जाएं। और साल है ये 1933 का। पॉम्फलेट छप चुका है, नाउ और नेवर। C.A. अजीज जो इस क्लब के कोच हैं और मैनेजर हैं,
इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, एक एक क्लब में गए, शहरों में फिरे और खिलाड़ी उठाना शुरू किए। वो खिलाड़ी जिनमें बहुत बड़े नाम हैं। ये खिलाड़ी ड्यूरन लाइन, NWFP या KPK से लेके बंगाल तक देखे गए। इनमें खुर्शीद अनवर, जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से, बाची खान बलोचिस्तान, जुमा खान KPK बलोचिस्तान, अजमेर से राशिद, मासूम, उस्मान जान जिनका ताल्लुक दिल्ली से, मासूम बेंगलोर से, मुख्तलिफ इलाकों से खिलाड़ियों को ऑफर दी गई और मोहन बगान के क्लब्स जो थे उनसे भी बात की गई और उन खिलाड़ियों को जिनको मोहन बगान ने निकाल दिया था उनको भी सी अजीज ने अपने पास बुलाया और एक टीम की बुनियाद रखी जो कि नेशनलिस्ट मुस्लिम टीम बनती है अक्रॉस इंडिया। 1934 में एक पैटर्न इन चीफ इस क्लब में आता है और वह सी अजीज से कहता है कि हम अब इस नेशनल कैरेक्टर के साथ ही फुटबॉल खेलेंगे और उसके लिए फाइनेंसिंग शुरू कर देता है और वह फॉर्मल तौर पे इस क्लब का पैटर्न इन चीफ बन जाता है। लंदन से आए हुए इसका बंदे का नाम है मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना। 1934 में इस क्लब ने वो कर दिखाया जो तारीख में आज भी सुनहरे हरूफ में लिखा गया है। यह हिंदुस्तान का पहला क्लब बना, लोकल क्लब, जिसने CFL कलकत्ता फुटबॉल लीग, जो 36 साल से कोई क्लब नहीं जीत रहा था सिविलियन हिंदुस्तान का, वो जीती। 5 जून 1934 को 60,000 क्राउड के आगे ये कलकत्ता में इन्होंने फाइनल टूर्नामेंट जीत लिया। 1934 कहा यह जाता है इट टेक्स टैलेंट टू विन फॉर द फर्स्ट टाइम बट इट टेक्स कैरेक्टर टू रिपीट। 1935 में इस क्लब ने इंडियन फुटबॉल लीग भी जीती और CFL कलकत्ता फुटबॉल लीग फिर जीत के दिखा दी। और 1936 ये वो साल है जब शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक इस क्लब के बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजर बन के उभरे और उन्होंने इसकी बहुत फाइनेंसिंग की कि हमने ये हैट्रिक करना है। ख्वाजा नाज़मुद्दीन और कायद आज़म ने कहा कि हमने हर साल इस दफ़ा हमने तीसरी दफ़ा ये हैट्रिक करके दिखानी है। और ये दिन था 5 अगस्त 1936 का। कुछ किताबों में 9 अगस्त 1936 भी लिखा हुआ है और इस क्लब ने हैट्रिक कर दी। नाज़रीन, जब इस क्लब ने हैट्रिक की तो इस क्लब का मोटो था जो सीए अजीज ने इनको दिया था। उस मोटो ने और उस क्लब ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया हिंदुस्तान के मुसलमानों को इकट्ठा करने में। मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब का नारा था जान जान मोहम्मदन, जान जान मोहम्मदन। लोग इसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी से मंसूब करते थे। यहां तक बात नहीं थी, बच्चे बच्चे के मुंह पे यह नारा था। और इस क्लब की ऑर्गेनाइजेशन का यह हाल था, मीडिया कैंपेन चलती थी, कबूतर पाले हुए थे लोगों ने, लोग नमाजें पढ़ते थे, दुआएं मांगते थे और जब ये गोल करता था क्लब तो कबूतर हिंदुस्तान में छोड़े जाते थे। ये ऑर्गेनाइज तरीके से। इस क्लब्स को एक और नाम दिया गया द इनविंसिबल्स। इनका ड्रेस जो था वो ब्लैक एंड व्हाइट था। ब्लैक पैंथर्स इन्हें कहते थे और इनविंसिबल्स अनकॉन्करेबल के नाम से जाने गए। 1937 में फिर ये जीत गया, 1938 में फिर कलकत्ता फुटबॉल लीग जीत गया। 1934 से लेकर 1938 तक 5 इन्होंने चैंपियनशिप जीती हिंदुस्तान की और यह पहला क्लब था जिसने डबल
फुटबॉल डबल किया। डबल का मतलब था कि इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन का भी जीत गई है टूर्नामेंट और कलकत्ता फुटबॉल लीग भी जीत गई, और कोई टीम इनके करीब नहीं आती थी। इसके बड़े बड़े अच्छे फॉरवर्ड, 3 R's का एक कॉम्बिनेशन था। 5-3-2 में ये क्लब खेलता था। 5-3-2, 5 फॉरवर्ड, 3 हाफ, 2 बैक्स। जुमा खान सबसे रेनाउंड आदमी, जिसको वॉल ऑफ मोहम्मदन कहते थे, फुल बैक, जो मैं बता चुका हूं, जिनका ताल्लुक केपीके और बलूचिस्तान से था। बाची खान लेफ्ट आउट। 3 R's का कॉम्बिनेशन था, रशीद, रहमत और रहीम। मासूम जैसे कैप्टन, मासूम जिनका ताल्लुक था वो कैप्टन भी थे। साबू बहुत बड़े खिलाड़ी, वो भी कैप्टन बने। ये 5 साल 6 साल तक ये क्लब जो है अपनी चैंपियनशिप जीतता रहा। 1939 में इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के अंदर कुछ इख्तलाफात हुए और इस क्लब ने किसी लीग के अंदर पार्टिसिपेट ना किया, मगर इसके बावजूद ये क्लब जो था मॉन्टगोमरी टूर्नामेंट लाहौर में जीत गया। खैर, इख्तलाफात खत्म हुए। 1939 में जंग अजीम शुरू हो जाती है। ज़ाहिर है जो हिंदुस्तान के हालात हैं वो सामने हैं, यहाँ पे मूवमेंट्स भी चल रही हैं, आज़ादी की बात भी हो रही है। जनवरी 1940 में हम दाखिल हो चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है इस क्लब के लिए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और बंगाल की लीडरशिप और मुस्लिम लीग की लीडरशिप इकट्ठी होती है, और जिसके ऊपर यह फैसला किया गया कि लाहौर में या करारदाद लाहौर पेश की जाए, जो कि 23 मार्च 1940 को पेश की गई। यह तारीख इस चीज को बोलती है कि इस क्लब ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया उस तहरीक के अंदर पार्टिसिपेट करने का अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ। और जब इन्होंने हैट्रिक किया था तो तब से एक नारा गूंजता था जो 1940 की करारदाद से पहले गूंजता रहा, मोहम्मदन स्पोर्टिंग तुम पे सलाम, हम देश के बादशाह हुए सब हैं गुलाम, जान जान मोहम्मदन, पाकिस्तान पाकिस्तान, यह नारा था 1940। इस क्लब ने हिंदुस्तान के सारे टूर्नामेंट जीते, मगर एक टूर्नामेंट इसके किसी हिंदुस्तान की टीम के हिस्से में नहीं आ रहा था। वो था हिंदुस्तान की तारीख का सबसे पुराना टूर्नामेंट और कप। शिमला में यह कप होता था और यह कप जो जीतता था उसको 3 ट्रॉफीज मिलती थी। लेकिन मैं बता देता हूं कि वो एक कप जो था, जो मेन था, उसको कहते थे ड्यूरेंट कप। 1888 में ये बना। इसके साथ एक और क्लब भी था, वो भी था रोवर्स कप 1890 में, लेकिन ड्यूरेंट और रोवर्स कप किसी के हिस्से में नहीं आ रहे थे। ये सिर्फ इंग्लैंड के क्लब्स जीतते थे, या ब्रिटिश एम्पायर के, या उनकी फौज के। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इस्फहानी, ये लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने इस टीम को बुला के इनसे बात की कि हमने ये कप जीतना है। ड्यूरेंट कप में पार्टिसिपेशन की इजाजत मिल गई सिविलियंस को। ज़ाहिर जंग अजीम थी, तो बरतानिया की सरकार ने फैसला किया कि यह कप शिमला में नहीं, इस दफा दिल्ली में होगा। इसकी तैयारी शुरू होगी और इसकी डेट जो थी उन्होंने कहा हम डिसाइड करेंगे कुछ अरसे बाद। बहुत बहस हुई कि हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते, मगर इसमें एक और इनकलाब बरपा हुआ। नाज़रीन, ये क्लब मोहम्मदन स्पोर्टिंग जो सीए अजीज जिसकी कोचिंग कर रहे थे, इन्होंने एक और काम किया। ये वो क्लब है जिसने इंडियन फुटबॉल को मॉडर्नाइज किया। ये पहला क्लब है हिंदुस्तान का जो फुटबॉल शूज क्लीट्स पहन के खेलता था। इससे पहले नहीं, नंगे पांव खेले जाता था। मोहन बगान भी, उसको भी मॉडर्नाइज इसने किया और इस क्लब को स्पॉन्सरशिप दी गई।
प्रॉपर स्पॉन्सरशिप। और इसकी मॉडर्नाइजेशन का यह हाल था कि इसका जो खिलाड़ी था मोहम्मद सलीम, वो हिंदुस्तान का पहला फुटबॉल प्लेयर है। FC सेल्टिक स्कॉटलैंड का क्लब था, उसके अंदर उसने लीग खेली। पर्सन विद मैजिकल टोज इसको कहा जाता था। गेंद को पांव पे उछालता था और लगता था गेंद पांव के ऊपर उंगलियों पे नाच रहा है। मौलाना जफर अली खान की नज़म 1936 में जब हैट्रिक किया, वो हिंदुस्तान के एक एक अखबार में छपी। जिनके बाजू थे कवी आज वो मगलूब हुए, नातवानों ने तवानाओं को दी आज शिकस्त। मर्तबा हो गया इस्लाम का दुनिया में बुलंद, हौसले हो गए अंग्रेज के बंगाल में पस्त। हंस रहे हैं वो खुदावंद है जिनका माबूद, रो रहे हैं वो जिन्हें कहते हैं अंग्रेज परस्त। नशा हो जाने को है सारे हरीफों का हरम, के निकल आए हैं मैदान में मस्ताने अलस्त। नशे फतह से कलकत्ता है सारा सरशार, है मुसर्रत का ये आलम के हैं होशियार भी मस्त। नहीं मालूम के पहुंचेंगे मुसलमान कहाँ, कर लगाते रहे चंदे वो इसी तरह की जस्त। क्या जब सल्तनत हिंद भी बख्शे इनको, जिस खुदा में है ये कुदरत के करे नेस्त को हस्त। ये दिले अफरोज तराना हुआ जिस दिन मौजू, ईसवी साल की तारीख वो थी 5 अगस्त। और कई मुसलमानों के हॉल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर वो नज़म लगाई गई, कई हफ्तों तक लगी रही। स्टेट्समैन, बहुत बड़ा अखबार हिंदुस्तान का, इस क्लब की तारीफ में उसने बहुत कुछ लिखा। 1940 चल रहा है और अब देखते हैं कि आगे इसकी स्ट्रेटजी क्या बनाई गई। मैंने जैसे बोला कि इस क्लब ने हिंदुस्तान की फुटबॉल को मॉडर्नाइज किया, तो सीए अजीज ने एक स्ट्रेटजी बनाई कि अगर ये दिल्ली में होता है, ज़ाहिर है दिल्ली में अगर ये उसने सोचा शायद मॉनसून के दिनों में हो जाए या सर्दियों में हो जाए, डेट इसकी नहीं आ रही, तो उसने खिलाड़ियों को ऑर्गेनाइज करके ये बोला कि अगर बारिश नहीं होती तो अगर फुटबॉल शूज आपने पहने हैं तो याद रखें शॉर्ट पासेस दें, और अगर बारिश होती है तो लॉन्ग पासेस से खेलें। इसकी प्रैक्टिस करवाई गई। यह एक शानदार स्ट्रेटजी थी और कॉम्बिनेशन 3 R's का जोड़ा गया। वॉल ऑफ मोहम्मदन, जुमा खान, मासूम कप्तान, ताज मोहम्मद उनके साथ, और फुल गोलकीपर जो है वो उस्मान जान, जिसके बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा गोलकीपर नहीं आया। यह क्लब तैयारी पकड़ता है और सितंबर 7, 1940 को यह हैरान कर देता है जब यह रोवर्स कप जीत जाता है। यह रोवर्स कप की कामयाबी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। शावर ऑफ द क्लैप्स, मोहम्मदन स्पोर्टिंग वन द क्रूशल मैच, ये बड़े बड़े अखबार रहते थे। रोवर्स कप जब जीता गया, अब मंजिल है ड्यूरेंट कप, और ये वो कप है जिसके ऊपर अनाउंस हो गया कि इसके अंदर वायसराय भी इस कप को देखने के लिए आएंगे। दिल्ली में आखिरकार वेन्यू का इंतखाब होता है। मैं जहां खड़ा हूं इससे 450 किलोमीटर दूर वो वेन्यू मौजूद है, जो आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेडियम्स में से एक स्टेडियम है, जहां पर एशियन गेम्स भी हुई, और उस स्टेडियम का नाम था इरविंग एम्फीथिएटर, और बाद में वो हिंदुस्तान का नेशनल स्टेडियम बना।
इस स्टेडियम की कैपेसिटी 50,000 लोगों पर थी, लेकिन जब इसका फाइनल हुआ तो 50,000 के बजाय 1 लाख बंदा वहां पे इकट्ठा हो गया। ग्रैंड फाइनल, द बिगेस्ट एंड द ओल्डेस्ट टूर्नामेंट ऑफ फुटबॉल, ड्यूरेंट कप, हिंदुस्तान का, ब्रिटिश एम्पायर का सबसे पुराना टूर्नामेंट, ड्यूरेंट कप। टीम एंटर होती है। इस फहानी इस क्लब को आराम से बताते हैं कि किस तरह खेलना है। सी अजीज और बाकी लोग वहां पर मौजूद हैं। लॉर्ड लिलिंगथो वॉइसराय एंटर होते हैं, उनका शानदार इस्तकबाल होता है, बैठते हैं और वहीं पर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ये फाइनल देखने भी पहुंच चुके हैं। नाजरीन, मैच शुरू होता है और ये क्लब अटैकिंग गेम खेलता है। दोनों साइड से भरपूर हमले होते हैं, रफ प्ले होता है तो बाची खान उस रफ प्ले को न्यूट्रलाइज करने में कामयाब होता है और आखिरकार नूर मोहम्मद और साबू 2 गोल करते हैं। स्टेडियम गूंज उठता है मोहम्मडन स्पोर्टिंग के नारों से, जान जान मोहम्मडन। लाइव कमेंट्री रेडियो पे ब्रिटिश एम्पायर में सुनाई जा रही है और आखिरकार रॉयल वेरविकशायर को 1 के मुकाबले में 2 गोलों से क्लब ने शिकस्त दे दी और ड्यूरेंट कप जीत लिया। द ओनली क्लब उस वक्त 70 साल तारीख में इसने यह कप जीत के दिखाया। 1940 पाकिस्तान रेजोल्यूशन, रोवर्स क्लब, और 7 दिसंबर 1940 का वो अजीम दिन जब मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने ड्यूरेंट कप जीत लिया। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस क्लब से मिल रहे हैं। ये 40 से लेकर 46 तक ये क्लब जो है इसी तरह छाया रहा। जब मुसलमानों की मूवमेंट रही, ऑर्गेनाइज हुआ, जीतता भी रहा। कलकत्ता का मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब। बंगाल के मिनिस्टर, पहले हेल्थ मिनिस्टर हबीबुल्लाह बाबर का यह कहना था that the victories of Mohammedan Sporting Club intensified the dignity and self-esteem of the Muslims that led to the creation of Pakistan. ये क्रिएशन हुई कैसे? स्पोर्ट्स क्या सिखाता है? जब मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने ड्यूरेंट कप जीता और फिर कलकत्ता फुटबॉल लीग जीती, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन जीती, तो एक ग्रैंड स्लैम मुकम्मल किया। कायद आजम बंबई के अंदर मुस्लिम लीग की ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं 1941 में, और इस स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, मोहम्मडन स्पोर्टिंग की कामयाबी को देखते हुए कहते हैं, द डिसिप्लिन दैट स्पोर्ट्स टीचेस must be harnessed in the Muslim community as a whole. स्पोर्ट्स का कल्चर डिसिप्लिन दिया मुस्लिम कम्युनिटी को, और वो कल्चर ड्राइव हुआ था फुटबॉल मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब से। ये है कहानी, और इस क्लब ने मजीद कामयाबियां हासिल की और यहां तक कि 1947 में भी इन्होंने कलकत्ता फुटबॉल लीग जीती। जो बीच में जंग अजीम के साल हैं उसमें फ़ुटबॉल के मैचेस नहीं हो सके, उस लेवल पे लीग्स नहीं हो सकी, लेकिन ये क्लब अपनी कामयाबी की दास्तान रकम कर बैठा था। इसके बाद भी क्लब आज भी कायम है। ये है इस कहानी इस क्लब की, जो 1887 से शुरू होती है कलकत्ता के कीचड़ में खेलने वाले बच्चों से, मुसलमान बच्चों से, और फिर ये राइज करती है सदी के आगाज़ में कूच बिहार क्लब जीत के एशिया के चैंपियन बन के, और फिर ब्रिटिश एम्पायर के, और 1930 की दिहाई जहाँ पे मुस्लिम लीग और पाकिस्तान मूवमेंट मोमेंटम पकड़ती है और कल्बिनेट करती है 1940 में। ये वो है एरा जिसमें इसने 6 दफ़ा चैंपियनशिप जीती और सारी ट्रॉफीज जीती, और 30 की दिहाई से लेके
1940 तक जहाँ पे ख़त्म होती है ये क्लब तारीख़ में द इनविंसिबल्स ब्लैक पैंथर्स के नाम से जाना जाता है और जिसका नारा था जान जान मोहम्मदन। तो मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब की दास्तान असल में पाकिस्तान की आज़ादी की दास्तान है। थैंक यू वेरी मच।